जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 5। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। इससे पहले हमने जो रेगुलेशंस पढ़े थे उसके अंदर में आपने वर्ड देखा होगा ओनली ड्यूटीज लिखा रहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही है, यानी कि मैनेजर का क्या कर्तव्य और मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इसके सब रेगुलेशन नंबर 1 से। सब रेगुलेशन नंबर 1 है इसका, इन एवरी माइन डेली पर्सनल सुपरविजन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द मैनेजर। यानी हर एक माइन में मैनेजर को क्या है कि पर्सनल सुपरविजन करना है डेली बेसिस पे। यानी मैनेजर को रोज देखना है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी उसका पर्सनल सुपरविजन होना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंडीशन दी गई है, प्रोवाइडेड दैट in case of underground working he shall visit and examine the working on at least 4 days in every week to ensure safety in every respect। यानी कि अगर किसी माइन में बिलो ग्राउंड वर्किंग है यानी अंडरग्राउंड वर्किंग है तो उसमें मैनेजर को क्या है कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन अंडरग्राउंड में विजिट करना है और ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे जो सेफ्टी है वो हर एक रेस्पेक्ट में बरकरार है। यानी हफ्ते में 4 दिन अंडरग्राउंड में मैनेजर को विजिट करके ये चीज़ इंश्योर करनी है, सेफ्टी को इंश्योर करना है। फिर इसमें एक कंडीशन आती है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 1 विजिट इन एवरी फोर्टनाइट शैल बी मेड ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। यानी कि जो भी ऊपर हमने पढ़ा कि मैनेजर को हफ्ते में 4 दिन विजिट करना अंडरग्राउंड में वर्किंग्स पे, तो ये जो विजिट होगा इसमें से हर 2 हफ्ते में, यानी फोर्टनाइट का मतलब हर 2 हफ्ते के पीरियड में एक जो विजिट होना चाहिए वो नाइट शिफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, फिर अब फर्दर एक कंडीशन दी गई है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर ओइंग टू एनी अनअवॉइडेबल कॉज he is unable to carry out the aforesaid duties or inspections, he shall record the reasons for the same in the book kept under sub-regulation 2। अब आप जब आगे सब रेगुलेशन 2 पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मैनेजर को क्या है एक बाउंड पेजेड डायरी रखनी, यानी उसको शॉर्ट में मैनेजर्स डायरी बोलते हैं। तो मैनेजर डायरी में काम क्या होता है, मैनेजर का रोज रोज की एक्टिविटी को लिखना कि उसने इंस्पेक्शन किया तो क्या डिफेक्ट पाया, क्या उसका उन्होंने एक्शन लिया उसको सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू कहा जा रहा है कि अगर कोई दिन ऐसा होता है कि कोई अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंस आ गई, ठीक है, और मैनेजर जो है इस सब रेगुलेशन के अंदर में जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो नहीं कर पाए, यानी कि जो डेली सुपरविज़न का काम है, जैसे ओपन कास्ट माइन है तो उसमें तो रोज़ डेली ही विजिट करना होता है, और अंडरग्राउंड माइन है तो उसकी वर्किंग में 4 दिन का विजिट जो है और फोर्टनाइट में 1 दिन का विजिट, ये सारी अगर ड्यूटीज़ मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से, तो उनको ये जो चीज़ है ये मैनेजर डायरी में लेकर आनी है। मैनेजर डायरी में लिखना है कि वो किस कारण से वो विजिट नहीं कर पाए, उसका वो उनको रीज़न के साथ वहाँ पे मेंशन करना है। अब आता है सब रेगुलेशन नंबर 2 इसका, द मैनेजर शैल मेंटेन इन अ बाउंड पेजेड बुक केप्ट फॉर द पर्पज ए डायरी एंड शैल रिकॉर्ड देयरिन द रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ हिज इंस्पेक्शंस एंड ऑल्सो द एक्शन टेकन बाय हिम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स नोटिस्ड इफ एनी। यानी कि मैनेजर को क्या है एक बाउंड पेजेड बुक रखनी है, यानी एक डायरी रखनी है जिसे मैनेजर्स डायरी बोलते हैं, और इस डायरी के अंदर क्या उनको जितने भी इंस्पेक्शन वो करेंगे, जब भी इंस्पेक्शन करेंगे उस इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड को उसमें लिखेंगे, नोट करेंगे इंस्पेक्शन में उन्होंने क्या क्या देखा, और इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई डिफेक्ट उनको मिलता है तो वो डिफेक्ट को नोट करेंगे, और साथ में वो डिफेक्ट को हटाने के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया उसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे मैनेजर डायरी के अंदर में। सब रेगुलेशन नंबर 3 इसका, द मैनेजर शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर ऑल ओवरमैन and other officials to meet him or the assistant manager once in every working day for the purpose of conferring on them matters connected with their duties। यानी कि मैनेजर को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि माइंस में जितने भी ओवरमैन है वो सब और जितने भी ऑफिशियल्स हैं माइंस के अंदर में उन सब से वो या तो खुद मिले दिन में एक बार, या फिर ऐसी व्यवस्था करे कि असिस्टेंट मैनेजर उनसे दिन में एक बार मिल सके। ठीक है, और ये जो मिलने का पर्पज़ ये होगा कि जो भी ऑफिशियल होंगे या फिर ओवरमैन होंगे, ओवरमैन भी ऑफिशियल ही है, उनको उनकी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी मैटर है या उनको क्या काम करना है माइंस एक्ट, कोल माइन रेगुलेशन, इनके प्रोविजंस के अंदर में या किसी ऑर्डर के अंदर में किस तरीके से करना है, जो भी उनकी ड्यूटी से रिलेटेड मैटर होगा उनको वो चीज़ कन्वे कर सके, कन्फर कर सके उनके ऊपर। सब रेगुलेशन नंबर 4 आता है अब इसका, द मैनेजर शैल इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ प्रॉपर मटेरियल्स एंड अप्लायंसेस फॉर द सेफ्टी ऑफ द माइन एंड द पर्सन्स एम्प्लॉयड देयरिन, and if he be not the owner or agent of the mine, shall report in writing to the owner or agent when anything is required for the aforesaid purpose that is not within the scope of his authority to order, and a copy of every such report shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose।
एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आप कोल माइन रेगुलेशन में जहां भी पढ़ेंगे जो भी प्रोविजन दिए ना सारे सेफ्टी से रिलेटेड है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। मैनेजर को क्या है या एजेंट ओनर को क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। जैसे एक्सप्लोसिव प्रोवाइड कराना पड़ता है, और हाइड्रोलिक ऑयल लगता है मशीनों में वो प्रोवाइड कराना पड़ता है, और ऐसे ही 50 तरीके के मटेरियल होते हैं जो प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। लेकिन रेगुलेशन जहां भी डील करता है वो ऐसे मटेरियल की बात करता है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी पर्सन उसमें काम कर रहे हैं, और माइंस की सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये सब रेगुलेशन 4 भी ऐसा ही कुछ कहता है कि मैनेजर जो होंगे उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी मटेरियल हो प्रॉपर मटेरियल हो, और अप्लायंसेस हो जो कि ज़रूरी है सेफ्टी ऑफ माइंस के लिए, या फिर उसके अंदर में जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है उनकी सेफ्टी के लिए, उसकी वो सफिशिएंट सप्लाई को इंश्योर करे। यानी कि जितना अमाउंट में मटेरियल चाहिए उतने अमाउंट में मटेरियल एकदम टाइमली अवेलेबल हो जाए माइंस के अंदर में, ताकि जो भी पर्सन है उनकी सेफ्टी पे कोई खतरा ना आए और माइंस की सेफ्टी पे कोई खतरा ना आए। ठीक है। और कह रहे हैं ये कि अगर मैनेजर खुद किसी माइन का ओनर या एजेंट नहीं है, यानी उसका मालिक वो खुद नहीं है, और ऐसा कोई मटेरियल आता है जो कि मैनेजर खुद से अरेंज नहीं कर सकता, उसकी स्कोप के बाहर की चीज़ है, कोई कोई ऐसा मटेरियल खरीदना या कोई ऐसा मटेरियल जुगाड़ना जो कि मैनेजर खुद नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या करना है मैनेजर को, ओनर या फिर एजेंट को रिपोर्ट करना है, जो कि उस माइन के ओनर या एजेंट होंगे, कि ये वाला मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है जो कि पर्सन्स की सेफ्टी के लिए या फिर माइंस की सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। और ऐसा जो भी रिपोर्ट होगा या जो भी रिपोर्ट ऐसा मैनेजर करेंगे ओनर या एजेंट को, उन सब की कॉपी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है एक बाउंड पेजेड बुक में, जो कि इस पर्पज के लिए रखा गया है। यानी कि अगर कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर में लिख के रखना है कि ये वाले डेट को हमने ये वाला रिक्विजिशन प्लेस किया है ओनर या फिर एजेंट को, कि हमें माइंस की सेफ्टी के लिए ये मटेरियल चाहिए, या फिर उसमें जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए ये वाला मटेरियल चाहिए। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैनेजर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, यानी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने ये मटेरियल की रिक्विजिशन प्लेस कर दी ओनर या फिर एजेंट के पास में। अब क्या है, नेक्स्ट आता है सब रेगुलेशन नंबर 5। अब ये बताएगा ओनर को क्या करना है ऐसे केस में। ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रिक्विजिशन अंडर सब रेगुलेशन 4, द ओनर और एजेंट शैल प्रॉम्प्टली अरेंज टू सप्लाई द सेड मटेरियल्स एंड अप्लायंसेज, एंड शैल विद इन 3 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिक्विजिशन इंटीमेट टू द मैनेजर इन राइटिंग द एक्शन टेकन टू मीट द रिक्विजिशन। यानी जब भी कोई रिक्विजिशन ओनर या एजेंट को मिलता है सब रेगुलेशन 4 के अंदर में, यानी ऊपर अभी जो रेगुलेशन हमने पढ़ा, मैनेजर ने बोला कि ये सेफ्टी के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो वैसे केस में ओनर या फिर एजेंट उनको तुरंत क्या करना है, उनको तत्परता से अरेंज करना है कि वो मटेरियल का सप्लाई हो जाए माइंस की में, या फिर अगर कोई अप्लायंसेज मांगा गया है तो उस अप्लायंस का सप्लाई हो जाए। और ऐसा जो भी रिक्विजिशन ओनर या एजेंट को आएगा उस केस में उनको मैनेजर को इंटीमेट करना है 3 दिनों के भीतर, जब इनको रिक्विजिशन मिलता है उसके 3 दिनों के भीतर उनको मैनेजर को इंटीमेट करना है कि ये जो आपने मटेरियल मांगा था इसको हमने लाने के लिए, इसकी सप्लाई को इंश्योर कराने के लिए हमने क्या एक्शन लिया है। ठीक है। अब आता है सब रेगुलेशन नंबर 6 इसका। द मैनेजर शैल असाइन टू एवरी competent person his particular duties and take all possible steps to ensure that every such person understands and carries out the provisions contained in the act and the rules or regulations made thereunder in a proper manner। यानी मैनेजर को क्या करना होगा, ये मैनेजर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताई गई है इसके अंदर में, कि जितने भी कंपिटेंट पर्सन होंगे माइन में उन सबको क्या है, उनको असाइन करना होगा उनकी पर्टिकुलर ऑफ ड्यूटीज। ठीक है। यानी कि उनकी ड्यूटीज में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, उनको क्या क्या करना है, ये डिटेल में उनको बताना होगा जो भी कंपिटेंट पर्सन होगा। यानी मैनेजर बेसिकली क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एक ऑर्डर इशू करते हैं पर्टिकुलरली, या जो ऑथराइजेशन साइन करते हैं कंपिटेंट पर्सन का, उसके अंदर ही इटसेल्फ लिखा होता है कि ये वाले काम एक ये जो पर्टिकुलर जिसको ऑथराइजेशन इशू किया जा रहा है वो पर्सन ऐसे ऐसे काम करने के लिए ऑथराइज किया जाता है। ठीक है। यानी थीम यही है कि उस कॉम्पिटेंट पर्सन को बताना है कि आपको करना क्या क्या है डिटेल में। और साथ में कह रहे हैं कि मैनेजर को क्या है कि सारे पॉसिबल स्टेप्स लेने हैं, यानी जितने संभव वो सारे प्रयास करने हैं कि जिस पर्सन को भी ड्यूटी असाइन की जा रही है वो पर्सन उस चीज़ को समझे कि हमें क्या काम मिला हुआ है। ठीक है। और वो पर्सन जो भी काम करेगा वो इस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर में जो बने हुए प्रोविजन है उनके अंतर्गत ही काम करेगा, और प्रॉपर मैनर में करेगा, एक ढंग से तरीके से करेगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन और एक्ट बने हुए हैं उसके अंदर में जो काम किया जा रहा है उसमें कोई गलती ना हो, बहुत ढंग से बहुत तरीके से। सब रेगुलेशन नंबर 7 अब इसका। द मैनेजर शैल प्रोवाइड एवरी ओवरमैन विद द ट्रेसिंग अप टू द डेट ऑफ द लास्ट सर्वे showing the workings of the district below ground assigned to him, and such tracing shall, where any work of reduction or extraction of pillar is being carried out, show clearly the reference of the permission
and the manner in which such reduction or extraction is to be carried out। सब रेगुलेशन 7 बेसिकली कह रहा है कि जितने भी ओवरमैन माइंस में हैं उनको एक प्लान प्रोवाइड कराना है, एक ट्रेसिंग प्रोवाइड करानी है, ठीक है। जिस ट्रेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अप टू द डेट ऑफ द लास्ट सर्वे, यानी कि उसमें जो लास्ट सर्वे होगी उसकी लाइन मार्क होनी चाहिए, जहाँ भी वर्किंग होगी वर्किंग के एंड से होते हुए डॉटेड लाइन, उस पर डेट लिखी होगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे लास्ट सर्वे किया गया था। और साथ ही क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी अंडरग्राउंड में जो उसको असाइन की गई है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या वर्किंग है, कहाँ तक उसकी पोजीशन है, उसको शो करना चाहिए। और क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है किसी डिस्ट्रिक्ट में रिडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर का काम चल रहा है, यानी कि डीपिलरिंग का ऑपरेशन चल रहा है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको क्लियरली क्या शो करना है उस ट्रेसिंग के अंदर में, उस प्लान के अंदर में पर्टिकुलरली, कि किस परमिशन के थ्रू वो डीपिलरिंग का ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है और किस मैनर में उसको कैरी आउट किया जाना है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। तो अब इस एग्जाम्पल में देखिए एक ट्रेसिंग शो की गई है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की। ये डिस्ट्रिक्ट पैनल का नाम है 7C, ठीक है। आप ये साइड में जो रेड रेड देख रहे हैं ये आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। तो ये जो है इस पूरे पैनल को क्या है, आइसोलेट किया गया, एक पैनल फॉर्म किया गया है, पूरे डेवलपमेंट वाले स्ट्रक्चर में से आइसोलेट करके एक पैनल फॉर्म किया गया है। अब क्या है, जो भी ट्रेसिंग किसी ओवरमैन को दी जाएगी उसके अंदर क्या है, लास्ट सर्वे की लाइन होनी चाहिए और डेट होना चाहिए, यानी लास्ट सर्वे मार्क होना चाहिए। जैसे इस में अगर हम लोग ड्रॉ करें तो जैसे ये लास्ट सर्वे है, तो जैसे ये एंड से पास होता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी रहेगा इस टाइप से लास्ट सर्वे रहेगा। यहाँ पे डेट लिखी होगी 1 जनवरी 2020, ऐसे करके डेट लिखी हुई है। और अब सेकंड केस क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि डीपिलरिंग का ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या है कि सबसे पहले रेफरेंस नंबर लिखा होना चाहिए। इसके लिए देखिए रेफरेंस नंबर कैसे लिखा जाएगा, जैसे इसमें लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए DGMS/RI2, मतलब रीजनल ऑफिस 2 है, कोई भी माइन है मान लीजिए ABC, परमिशन है डीपिलरिंग की डीपिलरिंग स्लैश 12 नंबर है, और डेट है कोई भी हो सकती है, 1 जनवरी का सर्वे लाइन है तो और पहले की मान लीजिए 6/5/2019। और सेकेंड चीज़ क्या कि मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन उसके अंदर मार्क होना चाहिए। जैसे मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन, जैसे डायगोनल एक्सट्रैक्शन है तो ये पर्टिकुलर मार्क होगा इस तरीके से, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर के पिलर पहले निकलेंगे, ये मैनर उस ट्रेसिंग के अंदर में होना चाहिए। जो पिलर बने हुए और जो अभी एक्सकवेट नहीं हुए हैं, जो एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, उनके ऊपर भी मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा। अब क्या कि फर्दर एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस सच ट्रेसिंग शेल ऑल्सो शो द सेक्शंस ऑफ द वर्किंग अंडर हिज चार्ज। यानी अगर ओपन कास्ट का केस है तो जो भी ट्रेसिंग प्रोवाइड कराई जाएगी किसी ओवरमैन को, उसके अंदर में प्लान तो रहेगा ही कि कहाँ पे फेस है ओपन कास्ट में, उसके साथ जो सेक्शन उसके अंदर में है, यानी जो पर्टिकुलर माइन का पार्ट उसके अंदर में है, उसके कंट्रोल में है, उस पार्ट का उस ट्रेसिंग के अंदर में सेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। यानी प्लान और सेक्शन दोनों ही एक ट्रेसिंग में बने हुए होने चाहिए जो कि ओवरमैन को दिए जाएंगे ओपन कास्ट के केस में। अब मैं आपको एक क्विकली एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ कि माइंस में प्रैक्टिस होती है, जो भी ट्रेसिंग प्रोवाइड कराई जाती है वो एक टाइप के कपड़े वाले मटेरियल पे बना हुआ होता है वो, ठीक है, ताकि वो जो भी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, और डे टू डे में बड़ा ही टफ इन्वायरमेंट होता है माइंस में, उसमें वो प्लान और जो ट्रेसिंग है वो ख़राब हो जाती है, फट जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो कपड़े वाले मटेरियल पे वो बना करके देते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। सब रेगुलेशन नंबर 8 इसका, द मैनेजर शैल एग्जामिन ऑल रिपोर्ट्स, registers and other records required to be made or kept in pursuance of the provisions of the act or of the regulations or orders made thereunder and shall countersign the same with date। मैनेजर को क्या करना है, एक्ट के अंदर में, रेगुलेशन के अंदर में, या फिर इनके बने हुए ऑर्डर के अंदर में जो भी रिपोर्ट या रजिस्टर रखे हुए हैं या कोई अदर रिकॉर्ड जो मेंटेन किए गए हैं या जो बनाए गए हैं, ठीक है, जिनको बनाया जाना है, उन सबको वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है। यानी मैनेजर के द्वारा हर एक रिकॉर्ड और रिपोर्ट को लिखना पॉसिबल नहीं है कि मैनेजर खुद से लिखे, तो हर एक के लिए क्या करते हैं, वो पर्सनस को अपॉइंट करके रखते हैं। ये वाला पर्सन ये पर्टिकुलर रिपोर्ट मेंटेन कर रहा है, ये वाला पर्सन ये वाले रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। तो जितने भी रिपोर्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर होंगे उन सबको वो एग्जामिन करेगा और साथ ही उसमें काउंटर साइन करेगा डेट के साथ में। काउंटर साइन करने का मतलब होता है कि मैनेजर ने एक्नॉलेज कर लिया है कि ये जो रिपोर्ट है इसको हमने देख लिया है और इसको हम सही कर रहे हैं, कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो सही है। अब इसके अंदर में क्या है कि कंडीशन दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट द मैनेजर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग delegate his duty to an assistant manager except in cases where a specific provision is made requiring the manager to countersign a report or register। ये मैनेजर क्या कर सकते हैं, राइटिंग में ये जो साइन करने वाला काम है,
काउंटर साइन करने वाला काम वो किसी असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट कर सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर रेगुलरली रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करेंगे और या उनका एग्जामिन करेंगे और उसमें काउंटर साइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कि मैनेजर को ही साइन करने के लिए बोला गया है, तो वो वाली जो रिपोर्ट या रजिस्टर होगा उसको सिर्फ मैनेजर को ही साइन करना है। एग्जाम्पल के लिए जब आप प्लान्स एंड सेक्शंस वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोविजन है कि एक रजिस्टर बनाना है और सर्वे के लिए, और जितने भी सर्वे की इक्विपमेंट है, जो फील्ड बुक है, प्लान्स हैं, वो सारे उसके अंदर में एंट्री करने हैं और सर्वेयर को साइन करना है। और उसके लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि मैनेजर ही वहाँ पे साइन करेंगे, काउंटर साइन करेंगे। तो वैसे कोई अगर स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में वो असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे उनको खुद साइन करना होगा। ऐसा अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है इस पर्टिकुलर रेगुलेशन या एक्ट में जहाँ पे कि मैनेजर को रिपोर्ट साइन करना नहीं है, बताया नहीं गया डायरेक्टली, वहाँ पे वो किसी असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। अब इसका रेगुलेशन नंबर 9, द मैनेजर शैल गिव अटेंशन टू एंड कॉज टू बी केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड एनी स्पेसिफिक representation or complaint that may be made to him in writing by an employee of the mine as to any matter affecting the safety or health of the persons in the or about the mine। ये कहता है कि अगर माइन का कोई भी एम्प्लॉय एक कंप्लेंट या रिप्रेजेंटेशन लेकर के आता है और उसके थ्रू वो ऐसा कोई मैटर नॉलेज में लेके आता है कि माइंस में जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है उनकी हेल्थ और सेफ्टी को खतरा है, तो वैसे केस में मैनेजर को क्या है, तुरंत अटेंशन देना है उस पर्टिकुलर कंप्लेन या रिप्रेजेंटेशन पे। ऑब्वियसली अगर पता लगाएंगे तो उसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली नहीं लिखा है, मतलब वही है कि अगर कोई ऐसा चीज समझ में आती है, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई खतरा है जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन आया है, कंप्लेन आई है, तो उस चीज को सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 10 थोड़ा बड़ा है ये रेगुलेशन, ठीक है, इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब कहते हैं ये, व्हेन देयर अकर्स इन अ माइन एनी एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन सीरियस बॉडली इंजरी or loss of life to any person or any dangerous occurrence as specified under clause B of subregulation 1 of regulation 8, the manager shall as soon as possible inspect the site of the accident or the dangerous occurrence as the case may be, and shall also either himself or through an assistant manager have an inquiry made into the cause and circumstances attending the same and the result of every such inquiry along with the plan and sections, and wherever practicable, a photograph or photographs of the site of the accident or dangerous occurrence showing details shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose, and a copy thereof shall be furnished to the chief inspector and the regional inspector within 15 days of the accident। यानी कि जब भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि माइन के अंदर में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण किसी पर्सन की सीरियस बॉडली इंजरी हो गई या फिर लॉस ऑफ लाइफ हो गया यानी किसी की डेथ हो गई, या फिर रेगुलेशन 8 के सब रेगुलेशन 1 के क्लॉज बी के अंदर में डेंजरस ऑक्यूरेंस की परिभाषा बताई गई है, जो डेफिनेशन बताई गई है, उस टाइप का कोई इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है। डेंजरस ऑक्यूरेंस में उसमें कवर किया गया था इनरश ऑफ वाटर है, एक्सप्लोजन है, इस टाइप का अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है जिसको डेंजरस ऑक्यूरेंस बोला गया है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो मैनेजर को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके जो भी एक्सीडेंट की साइट होगी उसको इंस्पेक्ट करना है, और या फिर जो भी डेंजरस ऑक्यूरेंस की साइट होगी उसको इंस्पेक्ट करना है। और साथ में क्या करना है कि या तो वो खुद करे या किसी असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू जो भी सरकमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या फिर डेंजरस ऑक्यूरेंस हुआ उसकी एक इंक्वायरी कंडक्ट करानी है। और ऐसी इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या करना है, एक प्लान और सेक्शन लगाना है, मतलब जो भी एक्सीडेंट की साइट होगी या डेंजरस ऑक्यूरेंस की साइट होगी वहाँ पे क्या सीन था एक्सीडेंट के टाइम में उस जगह का प्लान और सेक्शन लगाना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसकी फ़ोटोग्राफ लेनी है या फोटोग्राफ्स लेनी है, एक फ़ोटोग्राफ या जितनी पॉसिबल हो उतनी फ़ोटोग्राफ लेनी है। और ये सारी डिटेल्स को क्या करना है, एक बाउंड पेजेड बुक जो कि इसी पर्पज़ के लिए रखी गई होगी उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और इसकी एक कॉपी को चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देना है एक्सीडेंट के 15 दिनों के अंदर में। अगर इसको समराइज करके बोले तो अगर माइंस में कोई लॉस ऑफ लाइफ होती है, सीरियस बॉडली इंजरी होती है, कोई डेंजरस ऑकरेंस होता है, तो वैसे केस में मैनेजर को एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी है खुद या असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट करानी है। जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके साथ में प्लान्स और सेक्शंस अटैच करके, अगर पॉसिबल है तो फोटोग्राफ्स अटैच करके इन सारे रिजल्ट्स को एक बाउंड पेजेड बुक में नोट करना है, और इसकी कॉपी को 15 दिनों के अंदर में, जो एक्सीडेंट होगा उसके 15 दिनों के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देना है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सब रेगुलेशन नंबर 11,
द मैनेजर शैल परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द रेगुलेशंस और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। ये पर्टिकुलर सब रेगुलेशन आने का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इस रेगुलेशन नंबर 43 के अंदर में मैनेजर की जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है वो तो मैनेजर को करनी ही करनी है। और इस एक्ट रेगुलेशंस के अंदर में और जितने भी दूसरे प्रोविजन बने हुए जहाँ पे भी मैनेजर को ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज करनी है उन सब के अंदर में भी मैनेजर को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है। यानी अब ये रेगुलेशन नंबर 43 ये चीज़ को क्लियर कर दे रहा है कि अगर किसी दूसरे रेगुलेशन में भी अगर कोई प्रोविजन बताया गया कि मैनेजर को ये ड्यूटी करनी है, इस टाइप का काम करना है, तो वो मैनेजर को वो काम करना है। ठीक है, मैनेजर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा कर सकता कि रेगुलेशन नंबर 43 के अंदर में ही सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो तो मैंने कर ली है, तो दूसरे रेगुलेशन का क्या पर्पज होता। तो उस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये सब रेगुलेशन नंबर 11 यहाँ दिया गया है। अब इसका लास्ट सब रेगुलेशन नंबर 12, the manager may suspend or take such disciplinary action against any employee for contravention to any of the provisions of the act or the regulations and the orders made thereunder। मैनेजर को यहाँ क्या पावर दी गई है, मैनेजर को एम्पावर कर दिया है ये सब रेगुलेशन 12 ने। अगर मैनेजर ऐसा पाता है कि कोई पर्सन है जिसने जो माइंस एक्ट के अंदर में या कोल माइन रेगुलेशंस के अंदर में जो प्रोविजंस बने थे उसका उसने उल्लंघन किया है, तो वैसे केस में मैनेजर उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकते हैं और कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। ये मैनेजर को पावर दी गई है इस पर्टिकुलर सब रेगुलेशन 12 के थ्रू।